हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के ऊपर, कुछ प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। जो खास गतिविधियां अप्रैल के महीने में हुई हैं, उनमें से कुछ प्रश्नों के ऊपर हम आज अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। हम अपने वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। हमारे वीडियोस को देखें, उन्हें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में उसको शेयर करें और अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको ज़रूर बताएं। तो आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के ऊपर। ये प्रश्न हमने अपने पिछले वीडियो में, करंट अफेयर से रिलेटेड पिछले वीडियो में पूछा था और कहा था कि इसका जवाब आप लोगों को ढूंढना है और कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताना है। क्वेश्चन कहता है कि प्रतिवर्ष किन 2 तारीखों को पूरे भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। यहां पर हमारे सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए 23 मार्च और 30 जनवरी। ऑप्शन बी 20 अप्रैल 30 मई। ऑप्शन सी 13 अगस्त 23 फरवरी। और ऑप्शन डी 23 मार्च और 28 जून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 23 मार्च और 30 जनवरी। जब 30 जनवरी के बारे में बात की जाए तो 30 जनवरी को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को असैसिनेट किया गया था और उनके बलिदान के दिन के लिए, उनकी पुण्यतिथि को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। जो दूसरी तिथि है 23 मार्च, महात्मा गांधी का असैसिनेशन किया गया था 30 जनवरी सन 1948 को। और 23 मार्च 1931 में, ये एक महत्वपूर्ण तिथि है भारतीय इतिहास की। इस तिथि को भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, जिनको सब लोग राजगुरु कह के बुलाते हैं, उनका पूरा नाम था शिवराम राजगुरु। और तीसरे थे इस क्रम में सुखदेव थापर। इन तीनों स्वाधीनता सेनानियों को 23 मार्च सन 1931 को फांसी दी गई थी। वैसे तो इनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस थे जिनके लिए इनको अरेस्ट किया गया था, गिरफ्तार किया गया था और इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था। लेकिन उनमें से एक था कि इन्होंने जॉन सैंडर्स की हत्या की थी सन 1928 में। और जिस वजह से उन्होंने ये हत्या की थी, एक्चुअली टारगेट जॉन सैंडर्स ना होकर के जेम्स स्कॉट थे, जिन्होंने लाला लाजपत राय के एक प्रोसेशन के ऊपर लाठीचार्ज का आदेश दिया था, जिसमें चोट खाने की वजह से लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। और कहीं ना कहीं इस बात का वो बदला लेना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने हत्या प्लान की थी जेम्स स्कॉट की। लेकिन जेम्स स्कॉट की जगह पे वहां पर जॉन सॉन्डर्स आ गए, तो उनको गोली मार दी गई और उनकी हत्या की गई। उसके अलावा संसद में बम फेंकने का भी एक केस था। ठीक, और लोग कहते हैं कि भगत सिंह के साथ में ये चीज जुड़ी हुई थी कि वो अपनी गिरफ्तारी देने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए बहुत ही उद्यत थे, बहुत ही क्या कहते हैं, व्याकुल थे। और सच लोग कहते हैं उनके बारे में कि जब 23 साल के थे, महज 23 साल के थे, जब उनको फांसी दी गई थी और वो जब फांसी पे के तख्ते पर ले जाए जा रहे थे तो वो फांसी के फंदे को चूम रहे थे। ठीक, कि जैसे उनका जन्म इसी चीज के लिए हुआ है। और जिस दिन उनको फांसी दी जानी थी उस दिन लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, और जब कहा कि क्या कहते हैं चलिए, तो उन्होंने पलट करके उस चीज का जवाब दिया कि अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। और जितना पढ़ा था उतने को ही उन्होंने उतना ही पन्ना मोड़ के रख दिया था कि आगे पढ़ेंगे करके। खैर, आगे पढ़ने का समय तो उनको कभी मिला नहीं, क्योंकि 23 मार्च सन 1931 को उनको फांसी दे दी गई। उस समय भगत सिंह सिर्फ 23 साल के थे और इतनी यंग एज में उनको फांसी दी गई थी। ठीक, तो इस प्रश्न का यहां पर सही उत्तर है ऑप्शन ए 23 मार्च और 30 जनवरी। 23 मार्च भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी इसलिए, और 30 जनवरी को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का असैसिनेशन किया गया था, इसके लिए पूरे देश में शहीद दिवस मनाया जाता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर।
किस शहर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी नागपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि महाराष्ट्र के नागपुर जिले में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है। इस चैनल को लॉन्च करने के पीछे दो ऑब्जेक्टिव थे। पहला कि शिक्षा सभी तक निर्बाध तरीके से पहुंचाई जा सके। जो दृष्टिबाधित लोग हैं उन तक शिक्षा संसाधनों को और ऑडियो बुक्स को पहुंचाना ये एक उद्देश्य था। और दूसरा जो उद्देश्य था कि जब से कोविड आया है तब से लोगों का कहीं पर जाकर के पढ़ना कहीं ना कहीं दिक्कत तलब हो गया है और उस स्थिति में नेत्रहीनों के लिए कहीं बाहर जाकर के पढ़ना एक बड़ी दिक्कत हो गई है। ठीक है, तो इसके लिए ये रेडियो चैनल लॉन्च किया गया है और ये जो विभिन्न विभिन्न इंटरनेट प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर ये चैनल मुफ्त में उपलब्ध रहेगा। ठीक, इस चैनल को बनाने के पीछे नागपुर का ही एक 96 वर्ष पुराना इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन ऑफ नागपुर, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं TBRAN, द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन ऑफ नागपुर। ठीक, उसका हाथ है और साथ में जो दूसरा जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं सक्षम, और इसका फुल फॉर्म है समदृष्टि क्षमता विकास आवाम अनुसंधान। ठीक है, अनुसंधान मंडल। ठीक है, तो TBRAN और सक्षम इन दोनों के साथ में आने से, उनके कोलैबोरेशन से ये चैनल शुरू किया गया है और इस चैनल के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनका नाम है शिरीष दारवेकर। ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल जानकारी जो इस प्रश्न से रिलेटेड है जो हमको मालूम होनी चाहिए, और इस प्रश्न का यहां पर सही उत्तर है ऑप्शन डी नागपुर। तो बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न कहता है कि विश्व धरोहर दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे किस तारीख को मनाया जाता है? ए 18 अप्रैल को, बी 19 अप्रैल को, सी 16 अप्रैल को और डी 14 अप्रैल को। सारी डेट्स अप्रैल की दी हुई हैं और बिल्कुल क्लोज उसमें दी हुई हैं। तो अगर इस प्रश्न का एग्जैक्ट उत्तर हमको नहीं मालूम, एग्जैक्ट आंसर हमको नहीं मालूम होगा तो इसके गलत होने के चांसेस बहुत हद तक बन जाते हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 18 अप्रैल। ठीक, इस साल 18 अप्रैल 2022 को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया था। ठीक, और इसकी थीम थी हेरिटेज एंड क्लाइमेट। ठीक है, और जब हम भारत के बारे में बात करें तो टोटल मिलाकर के 3691 मॉन्यूमेंट्स और साइट्स इंडिया में हैं, जिनमें से 40 को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किया हुआ है, उसके रूप में उसको मान्यता दी हुई है। जब हम वर्ल्ड हेरिटेज डे की हिस्ट्री के बारे में बात करें, ठीक, तो इसकी शुरुआत हुई थी, शुरुआत की गई थी इकोमोस द्वारा। ठीक, ये एक विश्वव्यापी संस्था है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। ठीक, जिसका एक अधिवेशन हुआ था ट्यूनिशिया में सन 1982 को, एक सिंपोजियम हुआ था। ठीक है, और वो भी 18 अप्रैल को ही हुआ था, जहां पर उन्होंने पूरी दुनिया के लिए सजेस्ट किया हुआ था कि 18 अप्रैल को इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के रूप में डिक्लेयर किया जाए। फिर नवंबर 1983 में यूनेस्को ने एक रेजोल्यूशन पास किया। ठीक, और उसमें 18 अप्रैल की डेट को वही जो इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के रूप में मान्यता दी। ठीक, जिसको हम ट्रेडिशनली वर्ल्ड हेरिटेज डे बोलते हैं। इस
दिन का महत्व उन सारी पुरानी इमारतों के लिए, मान्यता प्राप्त स्थलों के लिए, स्मारकों के लिए, ठीक, और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के लिए विशेषतया है कि हम उनके बारे में जानें, उनकी सुरक्षा करें, उनका संरक्षण करें और उनके बारे में जागरूक रहें। वो कहीं ना कहीं पुराने समय के बारे में हमको बताता है, जिसके बारे में जानना हमारे लिए और हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है हमारा 18 अप्रैल, ऑप्शन ए। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। यह प्रश्न कहता है तमिलनाडु सरकार ने किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ठीक, ऑप्शन ए है 14 अप्रैल, ऑप्शन बी है 16 अप्रैल, ऑप्शन सी है 11 अप्रैल, ऑप्शन डी है हमारा 17 अप्रैल। तो 13 अप्रैल को तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन, ठीक, स्टालिन, नॉट, यहां पे ई नहीं आएगा, ठीक, उन्होंने तमिलनाडु विधानसभा में ये घोषणा की कि संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अंबेडकर का जो जन्मदिन है उसको तमिलनाडु में समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इस मौके पर ही चेन्नई में अंबेडकर स्मारक में बाबा साहब अंबेडकर की एक कांस्य की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी, इस बात की घोषणा भी की गई। वैसे तो इस बात का प्रस्ताव काफी समय से चल रहा था, और समानता दिवस को जब हम कहें तो तमिल में समथुआ नाल बोलते हैं। और जैसा हमने कहा कि इस चीज का प्रस्ताव तो बहुत समय से चल रहा था, तो जिस तरीके से तमिलनाडु में पेरियार जी का जन्मदिन मनाया जाता है सामाजिक न्याय दिवस की तौर पर, वैसे ही यहां पर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है उसको समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और चूंकि 14 अप्रैल को मनाया जाना था, तो इसकी घोषणा 13 अप्रैल को की गई थी। ठीक, तो इस प्रश्न का यहां पर सही उत्तर होता है ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर का जन्म दिवस 14 अप्रैल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ठीक, और वो पिछड़ी जाति के थे, उनके बारे में तो बहुत सारी फिर कहानियां मशहूर हैं कि उनकी लाइफ कितनी स्ट्रगल से भरी हुई रही, और अल्टीमेटली उन्होंने कहना चाहिए एक खास मुकाम भारत के इतिहास में हासिल किया। वैसे तो वो बहुत ही काबिल इंसान थे, भारत के इतिहास में बहुत खास मुकाम हासिल किया जब उन्होंने भारत के संविधान की रचना में अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक, तो अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न कहता है कि इस देश को वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है? ऑप्शन ए है हमारा न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है इंग्लैंड और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो जो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो 2023 में होना है। ठीक, यहां पर दोनों चीजें लिखी हुई हैं, और इसकी मेजबानी ऑप्शन बी भारत को दी गई है। पिछली बार ये टूर्नामेंट 2019 में लंदन में हुआ था, ठीक है, और उस समय इस टूर्नामेंट में 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, और टीम इंडिया साउथ जो थी उसने इस टूर्नामेंट को जीता था। 2023 में जो टूर्नामेंट होगा वो होगा 10 दिनों का, 10 डेज, 10 दिवसीय टूर्नामेंट होगा। और जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, ठीक, उसके कुछ हफ्ते पहले खेला जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली सितंबर 2023 में ये आयोजित किया जाएगा। पहली चीज तो यहां पर हम ये बता दें कि ये एक तरीके का कॉम्पिटिटिव गेम नहीं है, ठीक है, ये कोई कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट नहीं है। हालांकि इसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही साथ में खेलते हैं, ठीक है, मतलब मिक्स्ड जेंडर टूर्नामेंट है। और 2023 में इसमें 16 देशों के टोटल मिलाकर के 22 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। और जैसे कहा कि 2019 में पहला हुआ था, तो 2023 में ये दूसरा वर्ल्ड कप इस तरीके का हो रहा है। ये एक प्रयास है बच्चों को बचाने का, उनको एक नई दिशा देने का क्रिकेट के माध्यम से।
और इसके पीछे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस जुड़े हुए हैं, जिनमें सेव द चिल्ड्रन इंडिया, इस एक ऑर्गेनाइजेशन का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक। स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड, इस ऑर्गेनाइजेशन का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक। और इनका कोलैबोरेशन है आईसीसी के साथ में, वर्ल्ड बैंक के साथ में और ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ में। ठीक, जिस कोलैबोरेशन से ये टूर्नामेंट आयोजित होने वाला है। ठीक। जो जो टीमें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाली हैं, उनमें से मुख्य हैं बांग्लादेश, ब्राजील, बोलीविया, बुरुंडी, देन इंग्लैंड, हंगरी, मॉरिशस, मैक्सिको, नेपाल, रवांडा, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और जिम्बाब्वे। और इंडिया की तरफ से मोर देन वन टीम, कई सारी टीमें इसमें हिस्सा लेने वाली हैं। जैसे हमने कहा कि एक एक पहल है एक तरीके की, जिसमें वो बच्चे जो, जैसे कहा ना स्ट्रीट चाइल्ड, मतलब कि अ, हर तरीके से सक्षम नहीं है, उनको यहां पर क्रिकेट खेलने का मौका दिया जा रहा है। ठीक, इसीलिए देखिए यहां पर स्ट्रीट चाइल्ड या फिर स्ट्रीट चाइल्ड है, ये स्ट्रीट चाइल्ड सेव द चिल्ड्रन है। ठीक, तो एक तरीके का इंटरटेनमेंट प्रोग्राम है, इसको कह लीजिए एक एनजीओ की पहल है। ठीक, जिसको एक अच्छे लेवल पर यहां पर किया जा रहा है और हर तरीके के बच्चे को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, ऐसी कोशिश की जा रही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न कहता है किसने ईवाई आंध्रप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है? ऑप्शन ए नीता अंबानी, ऑप्शन बी रितेश अरोड़ा, ऑप्शन सी आदित्य मिश्रा या ऑप्शन डी फाल्गुनी नायर। ईवाई स्टैंड फॉर अर्नस्ट एंड यंग। ठीक है। और उसका जो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2021 का है, वो जीता है ऑप्शन डी फाल्गुनी नायर ने। अब फाल्गुनी नायर एक फैशन ब्रांड है नायका, उसकी सीईओ हैं। ठीक है। और इसके पहले उन्होंने 2019 में सेम अवार्ड जीता था, ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, लेकिन स्टार्टअप कैटेगरी में। इस बार उन्होंने स्टार्टअप कैटेगरी में ये अवार्ड नहीं जीता, बिकॉज अब उनके स्टार्टअप नहीं बची है, एक तरीके से यूं कहा जाए। ठीक। उसके अलावा ईवाई ने एएम नायक, जिनका ताल्लुक लार्सन एंड ट्यूब्रो से है, वो उसके चेयरमैन हैं, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड भी दिया है। एएम नायक ने लार्सन एंड ट्यूब्रो सन 1965 में ज्वाइन की थी और वहां से उन्होंने तरक्की की और 2003 में वो एलएनटी ग्रुप के चेयरमैन बन गए थे। अब फाल्गुनी नायर 9 जून को होने वाली ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के अवार्ड फंक्शन में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। इस मौके पर जो चीफ गेस्ट थे, वो थे भूपेंद्र यादव, जो मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। और उसके अलावा गेस्ट ऑफ ऑनर थे डॉक्टर भागवत के कारद, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर फाइनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है। इस अवार्ड को देने के लिए 9 मेंबर्स की ज्यूरी बनी थी। ठीक, जिस विच वाज हेडेड बाय केवी कामत, who himself is a very big name in the इंडियन फाइनेंस मार्केट। ठीक है। और इसके अलावा ये जो इस तरीके के जो अवार्ड हैं, वो टोटल मिला करके 9 कैटेगरीज में दिए गए थे। इस बार स्टार्टअप के लिए ये अवार्ड विद्युत अत्रे और संजीव बर्नवाल को दिया गया था, जिनका ताल्लुक मीशो से के साथ में है। बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अभय सोई को यह अवार्ड दिया गया है,
जिनका ताल्लुक मैक्स हेल्थ केयर से है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए अवार्ड सुनील वछानी को दिया गया है, जिनका ताल्लुक डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ में है। सर्विसेज के लिए ये अवार्ड साहिल बरुआ को दिया गया है, जिनका ताल्लुक डिलीवरी के साथ में है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड रिटेल के लिए ये अवार्ड शिव किशन अग्रवाल को दिया गया है और मनोहर लाल अग्रवाल को दिया गया है, जिनका ताल्लुक हल्दीराम ग्रुप के साथ में है। लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर के लिए ये अवार्ड डॉक्टर सत्यनारायण चवा को दिया गया है, जिनका ताल्लुक लॉरस लैब्स के साथ में है। फाइनेंस सर्विसेज के लिए ये अवार्ड हर्षल माथुर और शशांक कुमार को दिया गया है, जिनका ताल्लुक रेजर पे के साथ में है। टेक्नोलॉजी, मीडिया और टेलीकॉम के लिए अवार्ड गिरीश मारबुथम को दिया गया है, जिनका ताल्लुक फ्रेशवर्क से साथ में है। इंटरप्रेन्योरियल सीईओ का अवार्ड विवेक विक्रम सिंह को दिया गया है, जिनका ताल्लुक सोना कॉन्स्टार के साथ में है। ठीक है, तो इतने अवार्ड इस कैटेगरी में इस बार दिए गए हैं। और ये भी साथ में बता दें, ईवाई इंडिया के चेयरमैन और सीईओ का नाम राजीव मेमानी है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो हमारे काम की है, और यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, फाल्गुनी नायर। तो अब आते हैं अब अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी इक्वाडोर या ऑप्शन डी केन्या। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इक्वाडोर। ठीक है, अब हमको एक चीज समझनी यहां पर होती है कि जो वन्य जीव होते हैं या जानवर होते हैं, उनके साथ में दुर्व्यवहार होना कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। यूं कह लीजिए, चाहे उनका शिकार किया जा रहा है या उनको गलत तरीके से पालतू बना करके रखा जा रहा है या उनको गलत तरीके से पकड़ करके रखा जा रहा है, ठीक, तो उसके लिए कानूनी अधिकार देने वाला इक्वाडोर पहला देश बना है। और इसका फैसला इक्वाडोर के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऊनी बंदर के केस में दिया है, जिसका नाम था एस्ट्रेलिटा। ठीक है, और उसकी सुनवाई के दौरान ये पूरा प्रकरण सामने आया, और उन्होंने कोर्ट ने क्लियरली ये बोला कि सरकार ने उस बंदर के जो क्या कहते हैं अधिकार थे, उनका उल्लंघन किया है। हालांकि उन्होंने पहले ये भी उसमें साथ में ऐड किया कि जिसने उस बंदर को पालतू बनाया था, उसने भी उसके अधिकारों का उल्लंघन किया था। इसके पीछे की कहानी ये है कि एस्ट्रेलिटा सिर्फ 1 महीने की थी जब उसको पालतू बना करके लाया गया था, और उसकी मालिक का नाम था एना बिट्रीज बर्बानो प्रुआनो। उन्होंने 18 साल तक उसकी देखरेख करी, लेकिन चूंकि इक्वाडोर के कानून के हिसाब से वो वन्य जीवों को अपने यहाँ पर पालतू बना करके नहीं रखा जा सकता, इसलिए 2019 में वहां के अधिकारियों ने उसको कन्फिस्केट कर लिया, और कन्फिस्केट करके वो उसको चिड़ियाघर में लेकर के गए। चिड़ियाघर में जाकर के ये बंदर उदास रहने लग गया, और उदासी की वजह से चिड़ियाघर जाने के 1 महीने के अंदर ही उसकी मृत्यु हो गई। तो इसके बदले में जो उसकी मालिक थी, जो पेशे से लाइब्रेरियन थी एना, उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और उसके बाद इक्वाडोर के सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि जानवरों के भी अपने कानूनी अधिकार हैं, और सरकार ने उन कानूनों का उल्लंघन किया है। इक्वाडोर से रिलेटेड जो कुछ एक जानकारी आपको और होनी चाहिए वो ये कि इक्वाडोर की कैपिटल का नाम है क्विटो। इक्वाडोर की जो करेंसी है वो चलती है, वो है अमेरिकन डॉलर। ठीक है, और वहां के प्रेसिडेंट का नाम है गिलर्मो लासो। ठीक, फिलहाल यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इक्वाडोर। और जिस जीव के लिए यह फैसला दिया गया है वो एक ऊनी बंदर था, जिसका नाम था एस्ट्रेलिटा। ये बात भी हमारी जानकारी में यहां पर होनी चाहिए। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। यह प्रश्न तो आजकल काफी ज्वलंत है। किसे पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? ऑप्शन ए
अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी अन्ना हजारे, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर या ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ये बात ध्यान देने वाली है कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन 8 फरवरी को इसी वर्ष हुआ था, 92 साल की उम्र में हुआ था। और उन्हें और उनके पिता श्री दीनानाथ मंगेशकर, जो पेशे से मास्टर थे, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर जिनको कहा जाता था, उनकी याद में हर साल ये पुरस्कार, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, हर साल 24 अप्रैल को दिया जाएगा। और इस साल 2022 में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 80वीं पुण्यतिथि थी जब ये पुरस्कार पहली बार दिया गया है। ये पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने अपना जीवन देश और समाज की निस्वार्थ सेवा में बिताया हो। और इस बार पहली बार ये पुरस्कार हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। और उन्होंने अपने भाषण में ये कहा था कि कहीं ना कहीं संगीत से ही राष्ट्रभक्ति की संगीत के कहना चाहिए राष्ट्रभक्ति की पराकाष्ठा कहीं ना कहीं संगीत से जुड़ी हुई है। और एक बात जो यहाँ पर ध्यान देने काबिल है वो ये कि एक बार हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भी ये कहा था कि उस लता मंगेशकर के उस गाने को लेकर के ये कहा था कि देखो वीर जरा याद करो कुर्बानी करके जो उन्होंने गीत गाया था, उसकी तारीफ करते हुए कहा था कि तुमने रुला दिया। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी ने भी संगीत को राष्ट्रभक्ति को वहां पर जोड़ते हुए कहा कि संगीत की पराकाष्ठा राष्ट्रभक्ति के साथ में है, इस तरीके से। और उनको यह पुरस्कार इस बार 24 अप्रैल को दिया गया है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। कौन व्यक्ति हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर मनोज जोशी, ऑप्शन बी डॉक्टर निर्मल राठौर, ऑप्शन सी डॉक्टर शुभम साहू और ऑप्शन डी डॉक्टर महेश दत्ता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर मनोज जोशी। डॉक्टर मनोज जोशी इस पोस्ट के लिए प्रदीप कुमार जोशी को रिप्लेस करेंगे। और डॉक्टर मनोज सोनी इस पोस्ट के लिए प्रदीप कुमार जोशी जी को रिप्लेस करेंगे। और यूपीएससी का चेयरमैन बनने से पहले वो 2 विश्वविद्यालयों के कुलपति भी रह चुके हैं। और उनका संबंध आनंद जिले के मोगरी में स्वामी नारायण संप्रदाय के अनुपम मिशन से काफी समय से रहा है। यहां पर जो बात जानने काबिल है वो ये कि डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के 31वें चेयरमैन हैं, उनसे पहले 30 चेयरमैन हो चुके हैं। और जो नियम कहता है वो ये कि यूपीएससी का चेयरमैन 6 साल के लिए बनेगा या फिर उसकी उम्र 65 साल तक हो तब तक के लिए बनेगा। जो कुछ भी पहले हो जाएगा, अगर वो पहले 65 का पहले हो गया तो उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। और अगर वो 65 का नहीं हुआ है और उसने 6 साल इस पद के ऊपर पूरे कर लिए हैं तो उसको इस पद से हटना होगा। वैसे डॉक्टर मनोज सोनी का कार्यकाल 27 जून 2023 तक चलने वाला है और उनकी नियुक्ति देश के राष्ट्रपति ने की हुई है। यहां पर यह भी बता दें कि यूपीएससी के पहले चेयरमैन सन 1926 में डॉक्टर रॉस बेकर बने थे। और डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के 31वें 31st चेयरमैन बने हैं। तो आते हैं अब अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न कहता है कि किस ड्राइवर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 रेस जीती है? ऑप्शन ए ऑरलैंडो नॉरिस, ऑप्शन बी डेनियल रिकियार्डो, ऑप्शन सी चार्ल्स लेकर्क और ऑप्शन डी जॉर्ज रसेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी चार्ल्स लेकर्क, जो फेरारी के ड्राइवर हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स इस सीजन में उनकी दूसरी जीत है। इसके पहले उन्होंने बहरीन में इस सीजन की पहली रेस भी जीती थी। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी चार्ल्स लेकर्क। आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न कहता है किस राज्य में ऑयल द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है? ऑयल मतलब कि ऑयल इंडिया लिमिटेड।
ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी मणिपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए असम। ठीक। अब 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन के निर्माण में यूज हो सके एक ऐसा पायलट प्लांट असम में लगाया गया है। और ये अपना अपने टाइप का पहला पायलट प्लांट है जो इंडिया में लगाया जा रहा है, जहां से प्रतिदिन 10 किलोग्राम गैस की गैस का उत्पादन होगा। ऐसी क्षमता का पायलट प्लांट यहां पर लगाया गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला तेल अन्वेषक संगठन है। ठीक। और ये जो प्लांट लगाया गया है वो जोरहाट पंप स्टेशन पर 3 महीने के रिकॉर्ड समय में लगाया गया है। तो जो दूसरी चीज जानने काबिल है वो ये कि ये प्लांट जोरहाट में लगाया गया है, जो कि असम में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए असम। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। कौन राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटका या ऑप्शन डी राजस्थान। तो एल रूट सर्वर को राज्य स्तर पर लगाने वाला पहला राज्य बना है ऑप्शन डी राजस्थान। हम बता दें कि देश में मुंबई, दिल्ली, गोरखपुर में 3 जे रूट सर्वर पहले से लगे हुए हैं और कोलकाता और मुंबई में 2 एल रूट सर्वर लगे हुए हैं। लेकिन राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर को स्थापित करने वाला पहला राज्य अभी भी राजस्थान ही है। ठीक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन डी राजस्थान। आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। यह प्रश्न कहता है भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस नेशनल सिविल सर्वेंट डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 अप्रैल को, ऑप्शन बी 21 अप्रैल को, ऑप्शन सी 20 अप्रैल को या ऑप्शन डी 22 अप्रैल को। इस प्रश्न के उत्तर की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे, जब हम करंट अफेयर्स के आगे के क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। जिसको भी इस प्रश्न का उत्तर मालूम है वो कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताएगा और अपने इस डिस्कशन को हम अगले वीडियो में भी आगे बढ़ाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारा आज का वीडियो कैसा लगा ये हमको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लोगों के साथ में शेयर करना, लाइक करना और अपने ऑब्जर्वेशंस बताना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्दी आपसे अपने अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।